करके आए हो, लेकिन वाइवा में जो टीचर के सामने तो वही बेइज्जती हो जाती है ना। इसीलिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन में ये वाली बात बोलती हूँ ना कि हाँ ये वाइवा का क्वेश्चन है वाइवा, तो ऐसे सुनने की जगह लिख लिया करो कहीं पर। रफ कॉपी लाते हो ऐसे बैग ऐसे खाली लेकर आ गए, बैग खोला भी नहीं है आधे से ज़्यादा लोगों ने, मतलब ही नहीं है कि मतलब एक रफ कॉपी पे कुछ लिख लें। अब कल पूछो इनसे तो इन्हें आज का टॉपिक भी नहीं पता होगा क्योंकि कॉपी में लिखना ही नहीं है कुछ। तो ऐसे ही मैं बोलती हूँ ना वाइवा का क्वेश्चन है तो वाइवा के हिसाब से लिख लिया करो, कहीं काम आएगा तुम्हारे, मेरे नहीं काम आएगा, मेरे वाइवा सारे हो गए हैं। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? इसे मत देखना, इधर देख के बोलो, बोलो, उसे हंसी आ गई, बोलो EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या नाम है? देख के बोलो, चलो। देखने के बाद तुमने पूरे स्टाइल में बोला है, पता तुम्हें था नहीं बिल्कुल। तो फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लिया करो ये लाइन, कभी हो सकता है कॉपी दोगे तो खुल जाए तो देख लो। अब हमने क्या करा कि सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, सेल्यूलर कंपोनेंट सारे सामने आ गए। अब क्या करते हैं हम लोग, जब सेल्यूलर कंपोनेंट सामने आ गए उसे हम करते हैं फिर सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे क्या करेंगे कि हम DNA और मतलब न्यूक्लियस वाले सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेल्यूलर और कंपोनेंट्स हैं उनसे सेपरेट कर लेंगे उसे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, उसमें हमने सिर्फ क्या ही करा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन थी उसे ब्रेक करके सेल्यूलर कंपोनेंट से उसे सेपरेट कर लिया DNA को। ठीक है, सिर्फ अभी DNA को नहीं किया है। ठीक है, अभी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सेपरेट हुई हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ DNA फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने जो सेल्यूलर कंपोनेंट तो हटा दिए। ठीक है, अब न्यूक्लियस में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स भी होंगे वहाँ पर, और जो हमने केमिकल और इन सब के ब्रेक के लिए केमिकल और रिएजेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनसे भी तो उन्हें भी तो रिमूव करना होगा ना, क्योंकि हमें तो प्योर एकदम DNA चाहिए ना, DNA अपनी प्योरीफाइड फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग अभी हमारे 3 मेथड होते हैं जिनसे हम इसे प्योरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज इथेनॉल प्योरीफिकेशन, वो सॉरी प्रेसिपिटेशन, नेक्स्ट इज फिनॉल क्लोरोफॉर्म, और लास्ट वाला जो है मिनी कॉलम है, जो हम थोड़ा सा लीस्ट उसे मतलब मानते हैं, जो ऊपर वाले दोनों हैं हम उसे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है हमारा इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। इथेनॉल प्रेसिपिटेशन में हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो हमारा DNA होता है, DNA इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, DNA हमारा क्या होता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब हमने क्या हुआ, जो हमारा एक्सट्रैक्ट सारा था सेल एक्सट्रैक्शन उसे लिया, हमने उसमें इथेनॉल डाला, तो हमारा क्या होगा, DNA तो सॉल्युबल नहीं है ना अल्कोहल में, तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में ही रहेगा और सब उसमें सॉल्युबल होंगे। ठीक है, फिर उसे हम करेंगे सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब समझते हो ना, देखिए कभी मशीन, आओ कभी लैब में तो दर्शन कर जाओ, देख लेना कभी। तो हमारा क्या होगा, हाँ सेंट्रीफ्यूज क्या होती है, बहुत ही हाई स्पीड में एक मशीन होती है, जो उसमें हम क्या करते हैं, वायल्स रखते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होंगे और उसे बहुत ज़्यादा एकदम स्पीड होती है उसकी, 15 मिनट्स के लिए उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो भी हैवी मैटर पार्ट जो होगा, अभी तो यहाँ पर जनरली ये समझो, जो हैवी पार्ट होगा वो हमारा सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मतलब जो भी हम लोग के LFT RFT करवाते हैं हम, तो ब्लड सैंपल आते हैं, तो वो सैंपल पहले सेंट्रीफ्यूज होता है, फिर सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो आता है वो सीरम आएगा, उस सीरम से हम सारे टेस्ट लगाते हैं, ऐसे थोड़ी ना ब्लड से लगाने लग जाते हैं, सीरम से। तो वो सीरम कैसे सेपरेट होता है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो हमारा सेंट्रीफ्यूग, फिर हमने क्या करा, उसे इथेनॉल डाला। इथेनॉल क्या था हमारा, DNA क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वॉट, मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पर हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं और मैंने बोला था कि DNA इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल वाटर, कुछ भी बोलोगे, अब तो पढ़ लो। DNA हमारा क्या होता है, अल्कोहल में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हम अल्कोहल डालेंगे DNA एक्सट्रैक्ट जो हमने करा है, तो उसमें क्या होगा, DNA हमारा क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा उसमें अल्कोहल में, और सब सॉल्युबल होंगे। फिर हम उसे जब सेपरेट करेंगे तो जो हमारा क्या होगा, DNA वाला पोर्शन जो है वो हमारा
ऊपर जो टेस्ट ट्यूब है, जिस भी चीज़ में हम करेंगे, जो भी एक टेस्ट ट्यूब होती है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसका ऊपर वाला सेक्शन होगा, जो एक्वस पोर्शन होगा, उसमें हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का है फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। अभी मैंने तुम लोग को बताया था कि डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स भी, और हिस्टोन प्रोटीन्स तो नाम सुने होंगे, ये तो स्कूल में भी पढ़ा ही होगा। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड। तो हमारा जो फिनॉल होता है, फिनॉल हमारा क्या काम करता है कि ये प्रोटीन जो होते हैं उनका डीनेचुरेशन करवाता है। जो भी हमारे डीएनए के साथ प्रोटीन्स थे, तो हमारा फिनॉल क्या काम करता है, डीनेचुरेशन कराता है, तो प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है। अब तो मुझे कोई आंसर ये करो, डीनेचुरेशन क्या होता है? ये दोनों बहुत बातें कर रहे हैं, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े, पता तो चली गया है तुम लोग को, पीछे नहीं पलटो, तुम दोनों से ही मैं बोल रही हूँ, खड़े हो जाओ। यस, खड़े तो रहना ही है, बस एक आंसर ये बताओ, डीनेचुरेशन क्या होता है? मास्क हटा के आंसर करना, मुझे आवाज़ नहीं आई ऐसे। डीएनए का डीएनए का डीनेचुरेशन को डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अगर बोलूं तो उसमें क्या आंसर करोगे? प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन ही तो पूछ रही हूँ, क्या होता है बाबा? अच्छा तुम बताओ, चलो इससे बोलो। हाँ जी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, उसे डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, अपने पास वाली को खड़े हो जाओ ऐसे। नेक्स्ट, अरे तुमसे ही बोल रही हूँ, उसके नेक्स्ट जो खड़ा हुआ है उसके बराबर में तो तुम ही बैठी हो ना, खड़े हो जाओ। उसने भी आंसर किया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ा था, तो कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के? मास्क हटा के बोलो, मैंने तुमसे पूछा। अपना आंसर मत करो, बस दूसरों के आंसर करो। डीएनए के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर्स? 4। नेक्स्ट, खड़ा करना उसे। कौन कौन से होते हैं 4? ठीक है। ओह ये आंसर बहुत ही ऐसा आंसर था, अगर नहीं पता होता ना ये बहुत ही बेइज्जती वाला आंसर था। बताकर ऐसे क्लैपिंग करने वाला बिल्कुल भी आंसर नहीं था। नेक्स्ट, डीनेचुरेशन में प्रोटीन के चारों स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाते हैं। प्राइमरी नहीं होता है, ये आंसर जो था ये उससे बेटर था। कपिल शर्मा ज्यादा देख लिया है क्या? तो हमारा डीनेचुरेशन में क्या होता है, 4-5 लोगों ने मिलकर एक आंसर बनाया, वेरी गुड। तो हमारा डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का हम बोलेंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले तो ये आंसर करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सारे स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं उसमें, तो नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटेक्ट रहता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा इंटेक्ट रहता है और सेकेंडरी टर्शरी हमारे ब्रेक होते हैं। खड़े रहो, उसे भी खड़ा कर दो। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, नेक्स्ट वाले उसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड में हमने क्या करा था, फिनॉल लिया। फिनॉल ने हमारा क्या करा, इधर बातें नहीं करो, फिनॉल ने क्या करा, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कराया। प्रोटीन हमारी क्या हुई, उसके स्ट्रक्चर ब्रेक हुए। फिर हमने सेम क्या करा, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, उसकी हेल्प से भी हमारा क्या हुआ, जो डीनेचर्ड प्रोटीन है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमारी सेटल डाउन हो गई और हमारा सुपरफिशियल एक्वस पोर्शन में हमारा क्या आ गया, डीएनए आ गया हमारा। ठीक है,
मिनी कॉलम तो अभी हम ऐसे यूज़ भी नहीं करते हैं और इसे हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल। अब हमारा प्रोटीन भी सेपरेट हो गया, ठीक है, मोस्टली चीज़ें सेपरेट हो गई। अब हमें और एकदम उसे बिल्कुल लास्ट हमें प्योरीफिकेशन करना है डीएनए का। तो हमारा सेम जो अभी हमने इथेनॉल की बात करी थी, सेम एक बार और हम रिपीट करते हैं इथेनॉल वाले प्रोसेस को, क्योंकि जितना भी और डीएनए के अलावा, क्योंकि डीएनए तो सॉल्युबल है ही नहीं अल्कोहल में, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब डिजॉल्व उसमें सॉल्युबल होकर उसकी हेल्प से हम लोग फिर क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करके फाइनल उसका सेपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल है इसमें भी हम इथेनॉल प्रेसिपिटेशन ही रिपीट करते हैं, ठीक है। वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक मेथड है। लास्ट इज द मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। अब हमारा लास्ट क्या हुआ कि हमारा कितना सैंपल जो है हमारा डीएनए हमें मिला उसे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो हमारा जो मेजरमेंट होता है डीएनए का वो हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूवी एब्जॉर्बेंस। सामने लिखा हुआ भी है, क्या होगा हमारा यूवी एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन जो है, सैंपल लिया, यूवी रेडिएशन डाली, ठीक है। अब जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, किस चीज़ की होगी, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पर हम डीएनए की बात कर रहे हैं ना। कोई भी एक सैंपल होता है, रेज डाली, रेडिएशन डाली, तो जितना सैंपल होता है फिर लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है। लाइट डाली, हम कैसे मेज़र करते हैं, ऐसे तो मेज़र करते हैं एब्जॉर्बेंस कि हमने किसी चीज़ पे लाइट डाली, ये सैंपल है, लाइट इस पर डाली और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो हम लोग कि जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये कॉमन सी बात है, ये तो पता है कि जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी और उतनी ही कम लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, यूवी रेडिएशन जो हम लोगों ने सैंपल पे डाली, तो जितनी ज़्यादा यूवी रेज एब्जॉर्ब होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन होगी डीएनए की। खत्म टॉपिक।